जैसा मोहन ने बताया था वह उसे एक कुटिया दिखाई देती है। कुटिया से धुएं का गुबार उठ रहा था और अंदर से मंत्रोच्चार की आवाजें आ रही थीं। पिताजी ने शायद यहीं आने को कहा था। वो बूढ़ी साध्वी यहीं होनी चाहिए। अंदर जाकर देखती हूँ, मुझे अंदर जाना चाहिए। काजल कुटिया के दरवाजे पर दस्तक देती है और कहती है, कोई है? आओ बेटी, भीतर आ जाओ, तुमसे ही मिलने की प्रतीक्षा थी मुझे। काजल कुटिया के अंदर जाती है। वहाँ एक बूढ़ी साध्वी बैठी थी। उनकी आंखों में गहरा तेज था। माताजी प्रणाम, मैं रायगंज से आई हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कार्य सफल हो। आशीर्वाद तो दूंगी, बड़ी जल्दी में हो बेटी, तनिक धैर्य करो। बिना संयम और अध्ययन के कार्य सफल नहीं होते। जहाँ से कोई सीख मिले सीख लेनी चाहिए। तुम्हें कुछ सीखने की आवश्यकता है। तुम्हारे पास कोई सिक्का है? सिक्का? हाँ है तो, पर क्यों? मुझे एक सिक्का दो, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगी। सीखने की ललक नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? काजल झिझकते हुए अपनी पोटली में से एक सिक्का निकालकर साध्वी को देती है। लीजिए माताजी, और मुझे आप सीख दें। ध्यान रखना, कभी बेईमानी मत करना। सच्चाई का रास्ता कठिन हो सकता है, पर अंत में यही जीतता है। ये तो मुझे पहले से पता था। और कुछ? हाँ, अगर और जानना चाहती हो तो एक और सिक्का दो। काजल को इस सिक्के वाला खेल समझ नहीं आता, पर वो एक और सिक्का देती है। प्यार करना, लेकिन शादी से पहले ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारे आंचल पर कलंक लगे। माताजी, आप बहुत विचित्र बातें कर रही हैं। मैं भला ऐसा कुछ क्यों करूंगी? और जानना है? अब तीसरा सिक्का क्यों न दे दूं? शायद कुछ काम की बात हो। आप लीजिए। जिसे मदद की जरूरत हो उसकी मदद जरूर करना, यही मानवता का धर्म है। 3 सिक्के खर्च हो गए। साध्वी होते हुए भी ये सिक्के क्यों ले रही है? अब माताजी, अब मैं चलती हूँ। जाओ बेटे, अपने रास्ते पर सदा सच्चाई और अच्छाई का पालन करना। काजल कुटिया से निकलकर वीरपुर पहुँचती है। वहाँ वीर प्रताप की हवेली पर दस्तक देती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या काम है? मैं रायगंज की मोहन की बेटी काजल हूँ। वीर प्रताप जी उन्हें जानते हैं। नौकर काजल को अंदर बुलाता है और काजल वीर प्रताप के सामने खड़े होकर अपना परिचय देती है और कहती है, पिताजी ने बताया कि आप हमारे रिश्तेदार हैं, इसलिए मैं काम की तलाश में चली आई। अच्छा, ठीक है। रायगंज के मोहन की बेटी हो। ठीक है, तुम्हें रसोई में काम करना होगा। जाकर तारा से मिल लो। काजल रसोई में पहुंचती है, जहां कई नौकर चाकर काम में लगे थे। अरे नई लड़की आई है, तुम्हारा नाम क्या है? काजल। और आपका? मैं तारा हूँ और ये परी है। हाँ, और आज का दिन तुम्हारे लिए निरीक्षण का है। बस देखो कि काम कैसे होता है। ज्यादा इधर उधर ध्यान न देना, बस अपने काम से काम रखना, समझी? ठीक है, समझ गई। काजल देखती है कि वो लोग बेईमानी कर रहे हैं। अच्छे अनाज में खराब अनाज मिलाकर रखते हैं और बचा हुआ अनाज खुद के लिए छुपा लेते हैं। ये सब गलत है। मालिक को पता चलेगा तो क्या होगा? और ऐसा करने से मालिक की तबीयत भी खराब हो सकती है। ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करो। हमें 15 साल हो गए हैं, मालिक को आज तक कुछ न हुआ। थोड़ी बहुत चोरी से किसी का क्या ही बिगड़ता है। काजल को साध्वी की बात याद आ जाती है। कभी बेईमानी मत करना। उन साध्वी ने सही कहा था, मैं कभी बेईमानी नहीं करूंगी। अगले दिन काजल पूरी ईमानदारी से काम करती है। खाना इतना स्वादिष्ट बनता है कि वीर प्रताप चौंक जाते हैं। अरे वाह, आज तो खाना बहुत स्वादिष्ट था भाई। मैं तो उंगलियां ही चाटता रह गया। आज का खाना किसने बनाया है? मैंने बनाया था मालिक। इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। इसका राज क्या है? किसने सिखाया तुम्हें इतना स्वादिष्ट खाना बनाना? मालिक, इसमें मेरा कोई विशेष गुण नहीं है। राज जानने के लिए आपको खुद रसोई में आना होगा। कल देख लीजिएगा। ठीक है, कल देखता हूँ।
अगली सुबह काजल वीर प्रताप को रसोई में बुलाती है। उस समय खाना बनाने की बारी तारा की थी। साहब, अब समय आ गया है, आप जाने कि कल का खाना इतना अच्छा क्यों बना था। क्या मतलब? सीधा बोलो लड़की। कल का खाना इतना स्वादिष्ट इसलिए था क्योंकि कल मैंने बिना मिलावट के सामान से खाना बनाया था। लेकिन इस समय रसोई में जो गड़बड़ हो रही है वो आपको देखनी चाहिए, जिसके चलते खाना अच्छा नहीं मिला आपको कभी। गड़बड़? चलो दिखाओ। वीर प्रताप रसोई में पहुंचता है। वहाँ तारा और परी चावल में मिलावट कर रही होती हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ? ये अनाज में मिलावट क्यों हो रही है? साहब, वो तो हम बस थोड़ा, मैं तुम्हें काम करने के भरपूर पैसे देता हूँ और तुम मेरी पीठ पीछे ये हरकतें करती हो। मालिक, माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। गलती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नमक हरामी कर रहे हो तुम लोग। अगर काजल मुझे नहीं बताती तो तुम लोग न जाने क्या बेईमानी करते। तारा और परी रोने लगती हैं और वीर प्रताप के पैर पकड़ लेती हैं। तभी वीर प्रताप का बेटा संजय वहाँ आ जाता है। पिताजी, इन्हें माफ कर दीजिए। अक्सर लालच में आकर कई बार नौकर ये काम कर बैठते हैं। माफ कर दूं? इन्हें यहाँ से निकाल दूंगा और वो भी तुरंत। पिताजी, हो सकता है इन्हें दूसरा मौका देने से ये सुधर जाएं। और ये सेवक हैं, हम मालिक। हमें इन्हें माफ कर सुधरने का एक अवसर अवश्य देना चाहिए। ठीक है, माफ कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अब रसोई की जिम्मेदारी पूरी तरह से काजल के हाथ में होगी। ये सुनकर तारा और परी का चेहरा उतर जाता है और वीर प्रताप गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रात में काजल अपने कमरे में थी। अचानक दरवाजे पर उसे खटपट सुनाई देती है। वो दरवाजा खोलती है तो सामने संजय खड़ा था। बुरा मत मानना, पर मैं तुमसे पहली नजर में ही प्यार करने लगा हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या छोटे मालिक, आप? लेकिन संजय एक बहुत ही खूबसूरत लड़का था। उसके मुंह से ये सुनकर काजल चौंक गई। उसका मन हुआ कि वो संजय को अंदर बुला ले, लेकिन उसे अचानक साध्वी की बात याद आ गई। नहीं छोटे मालिक, आप मेरे मालिक के बेटे हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मालिक के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। ये कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो सो गई, लेकिन जरा ही देर के बाद उसके खुसफुसाहट से आंख खुली। उसने अपनी खिड़की से झांका तो उसे तारा के कमरे से संजय की हल्की सी आवाज सुनाई दी। मैंने काजल को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ईमानदार है। वो मेरे झांसे में नहीं आने वाली। तो अब क्या करेंगे? ऐसे तो हमारा काम नहीं चलने वाला। जो तुम्हें परेशान करेगा वो यहाँ नहीं रहेगा। तुम देखना, मैं उसे यहाँ से बाहर करवा दूंगा। हे भगवान, ये क्या? छोटे मालिक और तारा का प्रेम प्रसंग चल रहा है। अब मुझे बहुत सतर्क रहना होगा। ये बात साहब को बताऊं या नहीं? नहीं, बिना सबूत के कुछ कहना सही ना होगा। अगले दिन संजय अपने कमरे में अचानक चिल्लाने लगा। चोरी, चोरी हो गई, कोई आओ जल्दी। अब हवेली में यही होना बाकी था। मेरे कमरे से कीमती सामान गायब है। क्या? कैसे? चोरी? और वो भी हमारे यहाँ? असंभव। पिताजी, मुझे लगता है मुझे पता है कि चोर कौन है। क्या? चोर को तुम जानते हो क्या? कौन है? काजल। उसने ही आज मेरे कमरे की सफाई की थी, और जब वो निकली उसके हाथ में कचरे का बड़ा बोरा था। काजल, वो लड़की? इतना भरोसा किया मैंने उस पर, और उसने ऐसा किया। पिताजी, भरोसे का नाटक करना उसकी आदत है। वो बहुत चालाक है। उसे काम पर रखना ही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। चालाक? वो तो इतनी भोली लगती थी। भोली? ये सब उसका चाल था। उसने आपका विश्वास सिर्फ इसलिए जीता ताकि ये सब कर सके। अब मैं क्या करूं? उससे सवाल करूं
सवाल? और वो झूठ बोलेगी, आप उसे सीधा सजा क्यों नहीं दे देते? पहले मैं उससे पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। पिताजी, ऐसे लोग सवाल जवाब से नहीं डरते। पिताजी, ऐसे लोग सवाल जवाब से नहीं डरते। उसे खत्म करवा दीजिए। क्या? मार देना? ये तो बहुत बड़ा कदम होगा। अब मैंने आपको एक बात नहीं बताई। दरअसल उसने मुझे एक दिन धमकी भी दी थी कि वो मुझ पर जब चाहे दुष्कर्म का इल्जाम लगाकर ये हवेली हड़प सकती है। हे भगवान, ये लड़की। इसलिए कह रहा हूं कि आप उसे मरवा दीजिए। सीधे मत करिए, गुंडों से कहिए, पैसे दीजिए और काम हो जाएगा। अब ठीक है, लेकिन ये बात गुप्त रहनी चाहिए। वो लोग एक योजना बनाते हैं और फिर वीर प्रताप काजल को बुलाकर उससे कहता है, काजल, बाजार से कुछ सामान लेकर आओ। जी साहब, अभी लेकर आती हूँ। लेकिन सुनो, ये कैसे कपड़े पहने हुए हो? कुछ अच्छा पहन कर जाओ। अच्छा? लाल रंग के कपड़े पहन लो, वो तुम पर खूब फपते हैं। वीर प्रताप ने उससे लाल कपड़े इसलिए पहनवाए थे ताकि गुंडे उसे आसानी से पहचान लें। काजल लाल कपड़े पहनकर चली जाती है। इधर संजय तारा से मिलने जाता है। सब कुछ तैयार है। क्या किया है तुमने, बताओ ना। बस थोड़ा सा इंतजार और फिर देखना। तभी वीर प्रताप संजय को ढूंढने लगता है। संजय, कहाँ हो तुम? अरे पिताजी मुझे बुला रहे और वो शायद यहीं आसपास खड़े हैं। मैं तुम्हारे कमरे से नहीं निकल सकता। ऐसा करो, तुम जाकर उनकी बात सुन लो। ठीक है। तारा कमरे से बाहर आती है। जी साहब, बताइए क्या काम है? संजय मिल ही नहीं रहा। बाजार से कुछ सामान लाना है, तुम चली जाओ। ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं चली जाती हूँ। तारा बाजार जाती है। इत्तेफाक की बात थी कि उसने भी उस दिन लाल कपड़े पहने थे। उधर काजल रास्ते में एक बूढ़ी औरत को देखकर उसकी मदद करने लगती है, क्योंकि साध्वी ने उससे कहा था कि जिसे मदद की जरूरत हो उसकी मदद जरूर करना। इसलिए बाजार पहुंचने में उसे देर हो जाती है, पर तारा वहां पहुंच जाती है। यही है वो लड़की। काम पूरा करो। गुंडे आपस में लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते तारा के पेट में तलवार उतार देते हैं। वो ऐसा दिखाते हैं जैसे ये एक दुर्घटना हो। ये करके वो वहाँ से भाग जाते हैं। तभी काजल बाजार पहुँचती है। ये क्या हो गया? तारा, तारा! वो पूरी तरह से घबरा जाती है। आसपास लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कोई मेरी मदद करो, ये लड़की, इसे हवेली तक ले जाने में मेरी मदद करो। कुछ लोग तारा की लाश को उठाकर काजल के साथ हवेली पहुंचते हैं। काजल फूट फूट कर रो रही थी। ये कौन रो रहा है? तारा है क्या? हाँ पिताजी, शायद वही है। काम पूरा हो गया, चलिए बाहर चलें। दोनों बाहर आते हैं और काजल को जिंदा और तारा की लाश देखकर हैरान रह जाते हैं। काजल, तुम? तारा, ये मेरी गलती है, मेरी गलती। शांत हो जाओ संजय, ये क्या बोल रहे हो? पिताजी, पिताजी, मेरा और तारा का प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन काजल ने आकर तारा की बेइज्जती कर दी थी। मैंने? हाँ, तुमने। इसीलिए मैंने और तारा ने तुम्हें हवेली से निकालने की सोची। तारा तुम्हें सिर्फ हवेली से निकालना चाहती थी, लेकिन मैंने तुम्हें मारने की चाल चली, पर ये चाल उल्टी पड़ गई। तारा ही मारी गई। तुम्हारी नफरत ने तुम्हारी अपनी प्रेमिका की जान ले ली संजय। धिक्कार है तुम पर संजय, तुमने हवेली की इज्जत मिट्टी में मिला दी। निकल जाओ यहाँ से, अभी के अभी। संजय रोता हुआ हवेली छोड़कर चला जाता है। काजल, तुमने हमेशा अच्छा ही सोचा और किया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा।
अब तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हें मैं इतनी दौलत देता हूँ कि तुम आराम से अपना जीवन जी सको। वीर प्रताप काजल को पैसे थमाता है। काजल पैसे लेकर चली जाती है। काजल चलते चलते साध्वी की कुटिया पर पहुंचती है। साध्वी माँ, मैं सफल हो गई, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, आपने ज्ञान देने के सिक्के क्यों लिए? हर चीज की कदर होनी चाहिए बेटी, मुफ्त की चीज की कोई कदर नहीं करता, इसलिए मैंने सिक्के लिए थे। ये लो, अपने सिक्के वापस ले लो, इनका उद्देश्य पूरा हो चुका है। आपका धन्यवाद। फिर काजल अपने गांव लौटती है। बेटी, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। अब मैं अपना सारा कर्जा चुका सकता हूँ। ये मेरा धर्म था पिताजी, और ये उनका सारा कर्जा उतर गया और उन्होंने अपना व्यापार फिर से खड़ा कर लिया।